गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ 3 संधि का अध्ययन करेंगे। तो इसे प्रारंभ करते हैं। बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी पास आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप ले लेती है। यह परिवर्तन ध्वनियों में हुई संधि का परिणाम होता है। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय, महाधन ईश बराबर महेश। बच्चों, संधि का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तो एक अन्य ध्वनि का रूप ले लेती है, इसे ही संधि कहते हैं। इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से यह परिवर्तन होता है। उदाहरण, हम एक शब्द हिमालय लेते हैं। जब इसको दो भागों में बांटेंगे तो पहला भाग हिम और दूसरा आलय होगा। और बच्चों, आप इसको जब पढ़ेंगे तो पहले भाग का अंतिम वर्ण में अ आता है तथा दूसरे भाग का पहला वर्ण आ है। इस प्रकार अ तथा आ जुड़कर एक नई ध्वनि का निर्माण करते हैं और इस प्रकार हिमालय शब्द बनता है। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ है अलग होना। संधि से बने शब्द के दोनों शब्दों को अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय बराबर विद्याधन आलय, महेंद्र बराबर महाधन इंद्र। संधि से तात्पर्य जुड़ने से होता है तथा विच्छेद का अर्थ है अलग होना। जब हम संधि करके दो शब्दों को एक शब्द बनाते हैं और फिर उसे अलग अलग दो भागों में कर दिया जाता है तो यह संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण, विद्यालय यह एक शब्द है, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसके दो भाग बनते हैं, विद्या और आलय। संधि के भेद। बच्चों, संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। जो संधि दो स्वरों के बीच होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा अयादि, पांचवा यण। बच्चों, दो स्वरों के बीच जब जोड़ होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। दीर्घ संधि। जब हिस्र या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः हिस्र या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर आ ई उ बन जाते हैं। जैसे पर धन अधीन पराधीन, पुष्प धन अंजलि पुष्पांजलि। तो बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं। पर धन अधीन मिलकर पराधीन बना। इसमें पर का अंतिम वर्ण अ तथा अधीन का प्रथम वर्ण अ दोनों मिलकर एक नई ध्वनि आ का रूप ले लेते हैं तथा पराधीन शब्द बन जाता है। इसी प्रकार बच्चों, अनेक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, उसे आप पढ़ेंगे। गुण संधि। गुण संधि के 3 नियम हैं। क, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो इनका ए हो जाता है। जैसे स्वधन इच्छा स्वेच्छा, वीर धन इंद्र वीरेंद्र, शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, नर धन इंद्र नरेंद्र। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि एक शब्द है स्वेच्छा, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है स्व और दूसरा भाग है इच्छा। स्व का अंतिम वर्ण अ है तथा इच्छा का प्रथम वर्ण ई है। तो अ और ई मिलके क्या बन गया? ए। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो नया शब्द बनता है स्वेच्छा। इसी प्रकार ख। ख में आप देखिए, यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के मिलने से ओ हो जाता है। जैसे विवाह धन उत्सव विवाह उत्सव, सूर्य धन उदय सूर्योदय, लोक धन उक्ति लोकोक्ति, पर धन उपकार परोपकार। यहाँ पर बच्चों आप देखिए, एक शब्द हम लेते हैं विवाहोत्सव। इसमें दो भाग किया गया। पहला है विवाह धन उत्सव। विवाह का अंतिम वर्ण अ
तथा उत्सव का प्रथम वर्ण उ है। अब इन दोनों को मिलने से नई ध्वनि ओ बन गया और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो विवाह उत्सव, यह एक नया शब्द बन गया। ग, यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के मिलने से अर हो जाता है। जैसे देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि। इसका एक उदाहरण लेंगे, देवर्षि। देवर्षि को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो पहला शब्द बनता है देव और दूसरा शब्द बनता है ऋषि। देव का अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का प्रथम वर्ण री है और इन दोनों के मिलने से अर बन जाता है, तो इसका उच्चारण करते हैं देवर्षि। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के दो नियम हैं। क, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। जैसे एक धन एक बराबर एकैक, सदा धन एव बराबर सदैव। इसका एक उदाहरण लेंगे, सदैव। सदैव को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो पहला शब्द होगा सदा और दूसरा शब्द होगा एव। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द एव का प्रथम वर्ण ए है और दोनों के मिलने से ऐ बन गया, तो इस प्रकार इसका उच्चारण करते हैं सदैव। ख, यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे दंत धन ओष्ठ बराबर दंतौष्ठ, महाधन ओज बराबर महोज। तो इसका एक उदाहरण लेंगे, दंतौष्ठ। दंतौष्ठ को दो भागों में बांटेंगे तो पहला शब्द होगा दंत और दूसरा शब्द होगा ओष्ठ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ है और अ और ओ के मिलने से औ बन जाता है, तो इस प्रकार इसका उच्चारण होता है दंतौष्ठ। चौथा, यण संधि। यण संधि के तीन नियम हैं। क, यदि ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई अन्य स्वर आता है तो दोनों के मेल से य बन जाता है। जैसे अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। एक शब्द लेते हैं अत्यधिक। जब हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो पहला शब्द होगा अति और दूसरा शब्द होगा अधिक। अति का अंतिम वर्ण ई है और अधिक का प्रथम वर्ण अ है और ई और अ के मिलने से य बन जाता है, तो इस प्रकार इसका उच्चारण होता है अत्यधिक। ख, उ या उ के बाद उससे भिन्न कोई स्वर आने पर उ का व हो जाता है। जैसे सुधन अछ बराबर स्वच्छ, मनुधन अंतर बराबर मनवंतर। ग, यदि री के बाद उससे भिन्न कोई स्वर आता है तो री का र हो जाता है। जैसे मातृधन आनंद बराबर मात्रानंद, मातृधन इच्छा बराबर मातृच्छा। पांचवा, अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आता है तो ए का ऐ, ए का आय, ओ का औ का आ हो जाता है। जैसे ने धन अन बराबर नयन, से धन अन बराबर शयन, चे धन अन बराबर चयन, पो धन अन बराबर पवन, नौ धन इक बराबर नाविक। व्यंजन संधि। जब व्यंजन का स्वर का व्यंजन अथवा व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होता है। जैसे जगत धन ईस बराबर जगदीश, वि धन छेद बराबर विच्छेद, उत धन नति बराबर उन्नति। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार है। पहला, वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे कि क से ग, च से ज, ट से ड, त से द, प से ब। उदाहरण, दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन, वाक धन ईस बराबर वागीस। इसका एक उदाहरण लेंगे, वागीस। वागीस को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो पहला शब्द होगा वाक और दूसरा शब्द होगा ईस। वाक का अंतिम वर्ण क है और इस का प्रथम वर्ण ई है और इन दोनों के मेल से गी बना, तो इस प्रकार इसका उच्चारण करते हैं वागीस। दूसरा, वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे कि क से अंग, च से इया, ट से अड़, त से न, प से म। उदाहरण, वाक धन मै बराबर वाणमय, सट धन मास बराबर षणमास, उत धन नति बराबर उन्नति। इसका एक उदाहरण लेंगे, उन्नति। जब हम उन्नति को दो भागों में बांटेंगे तो पहला शब्द होगा उत और दूसरा शब्द होगा नति। उत का अंतिम वर्ण त है और नति का प्रथम वर्ण न है और त और न के मेल से एक नया शब्द बनता है न, तो इस प्रकार इसका उच्चारण करते हैं उन्नति।
तीसरा, किसी स्वर अ, इ, उ, री के बाद छ आने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे संधि धन छेद बराबर संधि छेद, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। चौथा, त के साथ विविध व्यंजनों की संधि होने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जैसे सरत धन चंद्र बराबर सरचंद्र, तत् धन छाया बराबर तत्छाया, सत धन जन बराबर सज्जन। पांचवा, यदि त के बाद स आए तो त का च और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। छठवा, यदि त के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत धन हार बराबर उद्धार, उत धन हरण बराबर उद्धरण। सातवां, री, र और ब के बाद वाले शब्द में यदि न होता है तो वह अण हो जाता है। जैसे परिधन नाम बराबर परिणाम, परिधन मान बराबर परिमाण। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला है विसर्ग का ओ हो जाना। जैसे मनः धन हर बराबर मनोहर, तमः धन गुण बराबर तमोगुण। जब हम एक उदाहरण लेंगे मनोहर, तो मनोहर को दो भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग होगा मनः और दूसरा भाग होगा हर। मनः का विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार इसका उच्चारण होता है मनोहर। विसर्ग का र होना, जैसे दु धन गुण दुर्गुण, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म। ग, विसर्ग का स होना, जैसे नमः धन ते बराबर नमस्ते, दुह धन साहस बराबर दुस्साहस। विसर्ग का स होना, जैसे नि धन चल बराबर निश्चल, नि धन चित्त बराबर निश्चित। विसर्ग का स होना, जैसे नि धन काम बराबर निष्काम, दु धन कर बराबर दुष्कर। विसर्ग का लोप होना, जैसे यशः धन स्वी बराबर यशस्वी, वक्ष धन स्थल बराबर वक्षस्थल। विसर्ग से पहले स्वर का दीर्घ होना और विसर्ग का लोप होना, जैसे नि धन रौ बराबर नीरव, नि धन रोग बराबर निरोग, नि धन रस बराबर नीरस। तो बच्चों, आपका पाठ 3 संधि समाप्त हुआ। धन्यवाद।